तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। तो देखो, फिजिक्स का गॉस थ्योरम एक फंडामेंटल लॉ है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। ठीक है, ये लॉ कहता क्या है या इसका एम क्या है? तो इस लॉ का मेन एम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस के बीच में रिलेशन डेवलप करना। फिर से सुनोगे, इसका जो मेन एम है या फिर एम जो इसका है या पर्पस जो है वो ये है कि टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यानी इसको हम लोग लिख भी लेते हैं। तो ये क्या इसका एम है? टू establish the relation between electric field vector E and charge enclosed by the closed surface। ये इसका एम या पर्पस था। अब थोड़ा सा देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखो, इस दोनों के बीच में ये रिलेशन ला रहा है। किसके बीच में? तो वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनक्लोज्ड चार्ज, इस दोनों के बीच में। तो देखो ये क्या बोला, इसका रिजल्ट क्या आया? तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface equal to Q enclosed by epsilon naught। ये आया इसका रिजल्ट। यही को हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं। कैसे? तो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्टेटमेंट हुआ गॉस थ्योरम का कि फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। बस यही इसका स्टेटमेंट है, enclosed by the surface। हालांकि देखो ये लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, लेकिन हम लोग इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव किया गया है। तो ये जो है यही इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ये फ्लक्स चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए यहाँ वेक्टर साइन वगैरह कहीं नहीं है। और वैसे भी तुम यहाँ से देख सकते हो तो चार्ज हमारा स्केलर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ओवरऑल ये हमारा स्केलर ही क्वांटिटी होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं। तो ये गॉस थ्योरम का यही स्टेटमेंट हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्लोज सरफेस। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, क्लोज सरफेस। सरफेस ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर ओपन सरफेस लेंगे तो ये गॉस थ्योरम वैलिड नहीं है ओपन सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये हम पहले इसलिए तुम लोग को मैथमेटिकल फॉर्म बता दिए कि स्टेटमेंट तुम लोग याद करते रहते हो कि इट स्टेट दैट नहीं। अगर जहाँ स्टेटमेंट अगर याद करना पड़ जाए तो उसका सबसे आसान तरीका कि पहले मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो, आप फिर इसको देख करके स्टेटमेंट लिख दो, कभी नहीं गलती होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग, इसीलिए हम यहाँ पहले मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिए, आप फिर इसको हम स्टेटमेंट लिख दिए। तो ये हमारा है। यहाँ पर क्यू इनक्लोज तो चार्ज हो गया, एप्सिलॉन नॉट हम लोग पढ़े हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12। ठीक है, और इसका अगर यूनिट तो वैसे लिख लो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। यहाँ से देख करके इसको लिख दो तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। और चार्ज इनक्लोज जो सरफेस में रहेगा वो। तो आओ देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारे पास में
एक हम कोई आर्बिट्रेरी शेप का एक क्लोज्ड सरफेस ले लिए हैं, क्लोज्ड सरफेस, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। गॉसियन सरफेस, आराम से देखोगे गॉसियन सरफेस, इसमें पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट P है, वहाँ इस जगह पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। हमको ये चीज प्रूफ करना है कि फाई E इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आप इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्लियर है कि एक क्लोज सरफेस ले लिए हैं, इसमें प्लस Q चार्ज O पॉइंट पर है, और P जो है सपोज कर लो कि ये R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पर जो है P पॉइंट है, जो गॉसियन सरफेस पे P पॉइंट है, इस गॉसियन सरफेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक एलिमेंटल सरफेस ले लिए हैं, एलिमेंटल सरफेस, ये एक एलिमेंटल सरफेस ले लिए, इसको हम बोल दिए हैं कि ये ds है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो मान लिए कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस दिशा में जा रहा है और ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अब ये जो हम एलिमेंटल लिए हैं, यहाँ पर तुम ऐसे दिखा सकते हो, इसके लिए वेक्टर ds। अब इस एलिमेंट को लेकर के एक हम कोन शेप का वॉल्यूम निकालें, ये ट्रायंगल नहीं है, कोन शेप, आइसक्रीम का कोन, उसके जैसा ये। तो ये जो एंगल जो यहाँ बना, यही एंगल सॉलिड एंगल है, जिसको d ओमेगा से इंडिकेट किए, क्योंकि पूरा रहेगा तो ओमेगा हो जाएगा, तो पूरा लिए नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन लिए हैं, तो ये d ओमेगा हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स होता कैसे निकालेंगे। तो d फाई E एलिमेंट के कारण से लिख रहे हैं, तो वेक्टर E डॉट d वेक्टर S, यही हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ध्यान से देखोगे 2 मिनट में हो जाएगा, आसान है। इसको EDS cos थीटा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे रख दो, E का वैल्यू इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होगा, d फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर ds cos थीटा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ दे दिए। टोटल फ्लक्स फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, क्लोज सरफेस है, यहाँ भी दे दिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस का, सरफेस इंटीग्रल होता है ये। तो अब यहाँ से देखो फाई E इक्वल टू, इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिए, ये क्या बचा, तो ds cos थीटा बाई R स्क्वायर बचा। ये हम लोग का क्या वैल्यू होता है, ds cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, ds cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो देखो सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू S बाई R स्क्वायर होता है, तो d ओमेगा क्या हो जाएगा, तो d ओमेगा इक्वल टू ds बाई R स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर चूंकि हम इसके एलोंग ले रहे हैं ना, तो ds cos थीटा इसके एलोंग ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग ले रहे हैं ds वेक्टर को, तो यहाँ पर ds cos थीटा बाई R स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करेगा d ओमेगा को, ये d ओमेगा इसका वैल्यू
हो जाएगा। सिंपली इसी को लेके हम लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा का सॉलिड एंगल क्या होगा, ओमेगा होगा। तो ये फाई ई हो जाएगा 1 क्यू/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। और जब एक कंप्लीट स्फीयर में पूरे सरफेस को हम लोग लेते हैं तो टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा 4 पाई के बराबर होता है, 4 पाई के। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको बताए हैं। तो फाई इक्वल टू लिख देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई भी तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q जो है तो सरफेस के अंदर ही में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख दिए, या नहीं तो फाई ई इक्वल टू Q इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर Q इंक्लोज्ड Q के ही बराबर है। तो हो गया ये प्रूफ। छोटा सा काम था इसमें, डी फाई ऐसे लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिए यहाँ पर इस टाइप से, जो इसका फॉर्मूला है इसको इसमें बैठा दिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिए। तो जो कांस्टेंट था उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए। अब ये जो बचा ये डी ओमेगा होता है, तो ये डी ओमेगा लिख दिए। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा एक स्फीयर में टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई के बराबर, तो 4 पाई लिख दिए। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यही है। तो लेकिन इसमें देखो याद रखोगे कि चार्ज इनक्लोज्ड है, Q इनक्लोज्ड है। जो चार्ज इस सरफेस के अंदर में आया उसी को कंसीडर करेंगे, जो इससे बाहर निकल गया उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसका मेन दो इसका बात याद रखना है। पहला बात कि चार्ज उसको लेना है जो गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के अंदर में हो, और सेकेंड कि जो सरफेस होगा गॉसियन सरफेस जो हम लोग बोल रहे हैं वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल ही हो, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम लोग को कन्वीनियंट कैसा होता है कौन सा बनाने में। तो उस हिसाब से हम लोग गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, सिलिंड्रिकल भी ले लेते हैं, इसके बाद स्फेरिकल भी ले लेते हैं, लेकिन होना चाहिए क्लोज्ड। ये इसका कंडीशन। तो ये दो बात को याद रखोगे, और ये इसका छोटा सा प्रूफ है। अब हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन इसका हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface as shown below। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इस टाइप से एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है।
यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ 11 माइक्रोकूलम का चार्ज है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो क्लोज सरफेस है इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्यूशन में अभी जस्ट पढ़े हैं कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पर क्यू इनक्लोज इतना जो 7 चार्ज जो दिखाया गया है तो वही चार्ज को कंसीडर करोगे जो इस सरफेस के अंदर में है। जो चार्ज इस सरफेस से बाहर है वो हम लोग का गॉस लॉ में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, यानी ये चार्ज हमारा जो है 11 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम, ये क्यू इंक्लूड नहीं है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जो अंदर में रहेगा वही। ये अगर आवाज भी देखी देखो देखो मैं तो इधर सुनना नहीं है, बोलो सबर करो अभी। ठीक है, ये चार्ज का नेट चार्ज निकाल लो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी चार्ज होता है, सिंपली प्लस माइनस करके और फिर इसमें हम लोग सेट कर देंगे। तो देखो क्यू इनक्लोज यहाँ कितना हुआ, तो क्यू इनक्लोज 2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 अब 12, 12 में से 5 गया तो 7 माइक्रोकूलम। अगर माइक्रो को हटाओगे तो लिख देंगे 7 × 10 का पावर -6 कूलम। और इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी लिखे थे 8.854 10 का पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 7 × 10 का पावर -6 बाई 8.854 × 10 का पावर -12, ये हो गया। अब इसका यूनिट को लिख लो तो यहाँ पर हो गया है, ऊपर में क्यू है तो कूलम और यहाँ पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, फ्लक्स ये हमारा जो है, अब इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करके जो है इसको लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई 7 × 10 का पावर ये ऊपर गया तो 12 और -6 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस और डिवाइडेड बाय 8.854। ठीक है, हाँ इसका यूनिट जो होता है वो इसको सॉल्व करके तुम लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो और डिवाइड करके इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 2 सवाल लाए हैं तुम लोग के लिए, इसको बना लेते हैं। तो ये तो हो गया, तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। इस सबको सेट कर दो और उसके बाद जो है इसको सॉल्व कर लो। क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इजी प्रॉब्लम इस पे आता है। तो देखो दूसरा सवाल जो है थोड़ा सा हम इसको हार्ड किए हैं। सवाल क्या है, तो ए चार्ज Q is distributed uniformly on a ring of radius r, a sphere of equal radius is constructed with its center at the periphery of the ring.
periphery of the ring. Find the flux of the electric field through the surface of the sphere. Through the surface of the sphere. ये हम लोग का सवाल है। पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, सुन लो समझ लो। ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R। यानी एक चार्ज Q है जिसको एक ही रिंग पर, डायग्राम भी बनाते चलते हैं, एक ही रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये हमारे पास में एक ही रिंग हो गया, ये एक रिंग ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। फिर बोलता है ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस इज कंस्ट्रक्टेड। एक स्फीयर रिंग के इतना ही रेडियस का लेकर के बनाया गया है, विथ इट्स सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। और इस रिंग पे, पेरीफेरी मतलब सरकमफ्रेंस, कहीं पर भी मान लो हम इसी पॉइंट पर सेंटर ले लिए O डैश, ये स्फीयर का सेंटर हो गया और रेडियस यही हो गया ये। और यहां पर एक स्फीयर बना इस सेंटर को मान करके। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है ये, हाँ ये देखो, ये हम बना दिए, ठीक है, ये हो गया स्फीयर और ये हो गया रिंग। इसके आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग का फॉर्मूला क्या है? तो फ्लक्स इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, Q इनक्लोज्ड निकाल लेंगे, हो गया काम। तो देखो इस पर जो है, इसको कैसे बनाएंगे? बनाना क्या है, जब भी तुम फिजिक्स का कोई भी सवाल बनाओ तो थोड़ा सा प्लानिंग कर लो ना पहले, कि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो देखो Q इनक्लोज निकालना है, तो Q, तो ये चार्ज जो कैपिटल Q दिया है, ये तो पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे रिंग पर। तो जितना पोर्शन ऑफ रिंग या जितना लेंथ ऑफ रिंग या फिर आर्क ऑफ रिंग जितना स्फीयर के अंदर में गया है, उतना ही चार्ज ये इनक्लोज किया। यानी अगर ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, देखो यहां पर लिख रहे हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर इक्वल टू चार्ज ऑन आर्क A_O'B। इस पर कितना चार्ज है यहां से यहां तक। तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पता चल जाए तो चार्ज पता हो जाएगा। तो ठीक है, पता करते हैं लेंथ। तो देखो ये हमारे पास में एक रेडियस O' तो रेडियस ही होगा, और O से A भी रेडियस ही हुआ, और O' से A ये भी रेडियस ही हुआ। देखो ये सेंटर और इस स्फीयर का ये सरकमफ्रेंस, तो ये भी तो रेडियस हुआ। इसी तरीका से O से B हमारा रेडियस, और O' से भी B ये भी रेडियस ही हुआ, रेडियस ही। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि OA इक्वल टू OO' इक्वल टू AO' इक्वल टू O'B इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस। ऐसा क्यों हम बोले? तो लेंथ हमको निकालना है, तो अगर ये एंगल
ये एंगल पता हो जाए तो हम लोग आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा किए, क्योंकि ये एंगल नहीं मालूम है कितना है। तो अब देखो इस ट्रायंगल में यहाँ पर से देखो तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, तो तीनों तो बराबर ही है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसा ही ये भी, तो ये भी 60 ही डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब कुछ याद आ रहा है, 120 डिग्री 360 का 1/3 है, और अगर 360 डिग्री हम चलते हैं तो पूरे आर्क को या पूरे रिंग को कवर कर लेते हैं। तो अगर ये 1/3 एंगल बना रहा है तो इसका मतलब AB जो है या AO'B ये आर्क का लेंथ रिंग का 1/3 लेंथ है। बात समझ गए? यानी लेंथ ऑफ आर्क AO'B इक्वल टू 1/3 ऑफ रिंग, 1/3 ऑफ रिंग। ठीक है, तो चार्ज कितना इनक्लोज किया ये, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय AO'B, नहीं इनक्लोज नहीं, चार्ज ऑन AO'B इक्वल टू Q/3। जितना लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से Q/3। अगर पूरे में हो गया Q, आधा लेंगे तो Q/2, 1/3 लेंगे तो Q/3, 1/4 लेंगे तो Q/4, डबल करेंगे तो 2Q। तो डबल तो यहाँ नहीं करना है, डबल तो कर ही नहीं सकते, रिंग का तो पूरा लेंथ फिक्स है। ठीक है कि रेडियस R है ये। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट से चार्ज कितना है यहाँ पर AO'B पर, तो Q/3। तो अब लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर इक्वल टू Q/3। तो यही हो गया। अब देखो तो इसका मतलब φE अब निकालना आसान हो गया। Q इनक्लोज, तो Q इनक्लोज हो गया Q/3 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यही हो गया आंसर। तो ये हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग का गॉस थ्योरम के बारे में था। नेक्स्ट जो हम लोग इस पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करो इसको। ओके।